गुड मॉर्निंग मित्रांनो. सकाळचे 8:30-9 वाजलेले आणि आम्ही वाराणसी रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर आहोत. श्रीकृष्ण धर्मशाळामध्ये चहा पितोय आणि खरं तर खूप थकलेलो होतो, पण इथल्या हॉर्न झालेल्या लोकांनी झोपू दिलं नाही. रात्रभर हे हॉर्न वाजत राहतात, रात्रभर. म्हणजे रस्त्यावर जरी कोणी नसलं तरी हे लोक किंचाळत राहतात. बाकी लोक चांगले, पण काही सवयी ज्या लागलेल्या आहे ते प्रचंड वाईट आहे. भंगारे कंटिन्यू हॉर्न चालू असतं इथं. चल भेटू मित्रांनो. हे आहे वाराणसी, हे वाराणसी स्टेशन आहे. त्याच्या बाहेरचं दृश्य. इथं अनेक असे खाण्यापिण्याचे छोटे छोटे दुकानं लागलेले असतात. इथं तुम्ही नाश्ता जेवण सगळं करू शकता. पुरी भाजी, जिलेबी, नंतर काय ते छोले भटुरे वगैरे, मिठाई सगळं असतं. आणि हॉर्नजार अगदी चरणसीमेला असतो इथला. हॉर्न वाजवायचा आजार. तुम्हाला वाटत असेल मी काय 4-4 वेळेस ते बोलतो, पण आपण हॉर्न वाजून किती अशांत करतोय सगळं वातावरण, त्याचा विचार केला पाहिजे. मित्रांनो, तर हे आहे श्रीकृष्ण धर्मशाळा इथली. तर आम्ही इथं अटॅच टॉयलेटवालं रूम घेतला होता. त्याचं आम्हाला 800 रुपये लागले. इथे अनेक पर्याय आहे, डॉर्मेटरीसारखा पण पर्याय आहेत आणि नॉन अटॅच टॉयलेट पण आहे. त्याचं भाडं अजून कमी आहे. आणि हा जो नळ आहे ना, हा इथं गरम पाण्याचा नळ आहे. म्हणजे तुम्हाला जरी अटॅच टॉयलेट असलं तरी तुम्हाला गरम पाण्यासाठी तिथून इथं यावं लागतं. पण ठीक आहे, ते किरकोळ आहे. बाकी रूम ठीकठाक आहे, व्यवस्थित आहे. 800 रुपयात अजून काय पाहिजे. तर वाराणसीत आल्यावर अगदी रेल्वे स्टेशन समोर आणि बस स्टँड शेजारी पण अगदी योग्य पर्याय आहे. कारण बाहेर लूटालूट मोठ्या प्रमाणात आहे, तर तुम्ही इथं आलं पाहिजे. मित्रांनो, तर आता सारनाथसाठी आम्ही निघालेलो आहे. हे बंधू आहे आपले रिक्षा ड्रायव्हर, मागे सगळे बसलेले आहे. आणि यांनी गाडी एवढी पॅक केली का गाडीतून समोरून काही दिसतच नाही. चलो ठीक आहे मित्रांनो, आपण सारनाथला आलेलो आहे. आपल्याला रिक्षाने सोडलं इथे. आणि हे भारद्वाज भैया आहे. नमस्ते भारद्वाज भैया, आपल्याला इथं सगळं दाखवणार आहे. हे 100 रुपये चार्जेस घेता. हे लोकल गाईड आहे आणि हे लायसन्ड गाईड आहे. आपका लायसन आहे का? हे बघा, हे असं लायसन गाईड आहे. वी आर अ फॅसिलिटेटर. हां, तर आपल्याला हे इथलं सगळं सारनाथ नेमकं काय आहे ते समजणार आहे. आपण ऐकूया त्यांच्याकडे. अभी सारनाथ आपका बुद्धिस्ट प्लेस है, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा ने अपना फर्स्ट प्रीचिंग दिया था इनलाइटनमेंट के बाद. अच्छा, हाँ. एनलाइटमेंट के बाद. हाँ, पूरे बुद्धिज्म में कई सारे प्लेसेस हैं, लेकिन 4 मेन होली प्लेसेस माने गए हैं. पहला है लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था. दूसरा बोध गया, बिहार में है, जहाँ एक पीपल ट्री के नीचे बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. थर्ड सारनाथ, इनलाइटनमेंट के बाद बुद्ध सारनाथ आए और उन्होंने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया. और यहीं से बुद्धिज्म की शुरुआत हुई है. पूरे वर्ल्ड में एक्सप्लोर हुआ. उससे पहले ना कोई बुद्ध को जानता था, ना कोई बुद्धिज्म के बारे में जानता था. यहाँ बुद्ध से जुड़े हुए कई सारे टेम्पल्स हैं. सारे टेम्पल्स महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं. उसी में एक संस्था है बुनकर सोसाइटी, उसी के हम लोग मेंबर है सर. बुनकर बोले तो हैंड वीवर्स लोग होते हैं ना सर जी. हाँ, इधर गांव एरिया पूरा बुनकरों का गांव है सर. 8-9 गांव है बुनकरों का, जो गरीब लोग थे. उन्हीं के उत्थान के लिए दलाई लामा ने गवर्नमेंट से कंसल्ट करके एक सोसाइटी बनाया है. उसके बाद आप लोग बुनाई करते हैं नहीं? हाँ, होता है ना सर. अभी गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट की वजह से सारनाथ एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बन गया. हाँ, ओरिजिनल बनारसी साड़ियों का. हाँ, तो उसके बारे में बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा. सामने जो टेम्पल देख रहे हैं, सारनाथ का मेन टेम्पल सर. इसको थे जिनका नाम अनागारिक धर्मपाल था, उनके द्वारा किया गया, इसलिए इसको श्रीलंकन टेम्पल भी कहते हैं. आप इसके अंदर जाएंगे तो 8 फीट हाइट का गोल्डन कलर सिंगल स्टोन लॉर्ड बुद्धा का स्टैचू आपको दिखेगा. उसके दीवारों के चारों तरफ जापानीज आर्टिस्टों द्वारा वॉल पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो बुद्ध के लाइफ से जुड़ी हुई हैं. हाँ,
जन्म से लेकर मरण तक का पूरा एक्सप्लेनेशन वॉल पेंटिंग के माध्यम से किया गया है, जिसको कंप्लीट करने में 1932 से 1936 का समय लगा था। और उसके बेसमेंट में तहखाना है, जहां बुद्ध की अस्थियां एक अस्थि कलश के अंदर रखी गई हैं। 2 मिनट जस्ट यहाँ पे आएंगे सर। तो अस्थियां 2500 साल से अभी तक सजो के रखी गई है, और पूरे बुद्धिस्ट सर्किट में 8 ऐसे प्लेसेस हैं जहां बुद्ध के अस्थि कलश हैं। ये उनमें से एक पवित्र स्थान है, जो साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन इन द मंथ ऑफ नवंबर ये बाहर निकाला जाता है दर्शन के लिए। बहुत ही वो कार्तिक पूर्णिमा बहुत ही बड़ा प्रोग्राम होता है वहाँ। तो ये यहाँ पे उस दिन चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, हर बुद्धिस्ट कंट्री से यहाँ पे लोग आते हैं, उन अस्थियों के दर्शन करते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं और 2 से 3 किलोमीटर की रैली निकालते हैं। उनके लिए त्योहार सबसे बड़ा त्योहार होता है। राइट साइड में स्टैचू है सर अनागारिक धर्मपाल जी का, जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण किया था। इस मंदिर का माना जाता है कि उस जमाने में सबसे डोनेशन लेकर के 70,000 रुपए में उस मंदिर का निर्माण हुआ था। कैन यू इमेजिन राइट नाउ यू कांट मेक अ सिंगल रूम विद द हेल्प ऑफ 70,000। इन्होंने ही 1891 में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की, जो काफी बड़ी संस्था है। ऑल ओवर इंडिया में जितने बुद्धिस्ट प्लेसेस है सब इसके अंडर में आते हैं, और उसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक, और वेस्टर्न और नागर ये दोनों डिजाइन मिक्स करके इसको बनाया गया है। ये रेड सैंडस्टोन जो लाल बलुआ पत्थर होता है राजस्थान से, वहां से मंगा के इसको बनाया गया है। मित्रांनो, किती ऑपोजिट रूल आहे बघा. बाकी बऱ्याच धर्माच्या मंदिरांमध्ये तुम्हाला डोकं झाकून जावं लागतं, म्हणजे दर्ग्यात असो किंवा गुरुद्वारामध्ये असो किंवा इतर हिंदू धर्मांच्या मंदिरांमध्ये. आणि इथे डोक्यावर काही ठेवायचं नाहीये. सर इधर अम्मा कहाँ गया? इधर आएंगे थोड़ा 2 मिनट पर। सामने जो पीपल ट्री देख रहे हैं, बोध गया में जिस पीपल ट्री के नीचे बुद्ध को इनलाइटनमेंट हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये उसी पेड़ का 3rd ब्रांच यहाँ पे है। ओरिजिनल बोध गया में है। कलिंगा युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद उसका एक शाखा अशोक सम्राट के बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा द्वारा बोध गया से श्रीलंका में एक ब्रांच प्लांट किया गया। बाद में 1931 में अनागारिक धर्मपाल ने इस मंदिर का निर्माण करने के बाद श्रीलंका से एक ब्रांच लेकर के आया, सारनाथ में लगाया। This is the 3rd branch of that tree under which Lord Buddha got the enlightenment. And there is a 5 disciples model Buddha is preaching. This model has been built by Myanmar government. म्यांमार जो कि बर्मा बोला जाता है, उन्होंने डोनेशन के तौर पर इस मॉडल को बनाया है। ठीक है, बट इनके नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखे गए हैं, जिनका नाम असजी, वप्पा, भद्या, कौंडिन्य और महानामा था। सामने जो गोल्डन ड्रम्स घूमते हुए दिखाई दे रहा है ना, इसको धम्म चक्र या प्रेयर व्हील बोलते हैं। हर बुद्धिस्ट प्लेस पे आपको दिखाई देगा, इस पे तिब्बती मंत्र लिखे रहते हैं। जैसे हम लोग माला जाप करते हुए पूजा पाठ करते हैं, बुद्धिस्ट लोग इसको रोटेट करते हुए बौद्धिक विश्व का एक परिक्रमा करते हैं। इससे उनका जाप कंप्लीट होता है, मन को शांति मिलती है। और बाजू में एक घंटा है सर, ये बनारस का सबसे बड़ा घंटा है, अष्ट धातु का बना हुआ, जर्मनी से आया 2005 में, किसी जर्मन लेडी ने महाबोधि सोसाइटी को डोनेट किया।
और इसका वजन है 2010 kg। 2010 किलो का घंटा है सर। दिन में 2 बार बजाया जाता है, मॉर्निंग को 4 o'clock, इवनिंग को 6:30, जब ये टेम्पल खुलता और बंद होता है। और इसका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग है कि इसकी आवाज़ 3 से 4 स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया कवर करता है। यहाँ गाँव वालों के लिए अलार्म का काम करता है। अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको पूरा शरीर वाइब्रेट कर जाएगा। यहाँ जैसे बुनकर लोग हैं ना सर, वीवर्स लोग, इसकी आवाज़ सुन के 4 बजे उठ जाते हैं, नहा धो के रेडी को लोग वीविंग स्टार्ट कर देते हैं सर। यहाँ इधर 8-9 गांव बुनकरों का है, जो गरीब लोग थे, पुश्तों से यहाँ पे रहते थे, बुनाई करना काम था। दलाई लामा ने उनकी स्थिति को एक दिन देखा, गवर्नमेंट से कंसल्ट किया। मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने इनको अडॉप्ट किया हुआ है। रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको घर बना के दिया गया। उसी में ही 9,500 हैंडलूम उनके घरों में इंस्टॉल किया गया है, जिससे वो लोग अपने हाथ से वीविंग करते हुए ओरिजिनल बनारसी साड़ियाँ और ड्रेस मटेरियल, सूट सलवार के कपड़े, स्कार्फ, स्टोल सब तैयार करते हैं और सोसाइटी में जमा करते हैं, जहाँ से वो विदाउट जीएसटी, विदाउट टैक्स पूरे बनारस को जाता है। इसीलिए सेठ मारवाड़ी व्यापारी लोग सोसाइटी से माल उठा करके मार्केट को ले जाते हैं, उसमें अपना लोगो लगाते हैं, जीएसटी, टैक्स, प्रॉफिट, कमीशन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऐड करके 3 गुना 4 गुना दाम में बेचते हैं। तो पूरे बनारस में कहीं भी हाथ से साड़ियाँ नहीं बनती हैं। ये पुराना एरिया था जिसको गवर्नमेंट ने चिन्हित किया था। अगर आप सिटी एरिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मुस्लिम लोग मिलेंगे, जिनको जुलाहा बोला जाता है। वो लोग पावर लूम का इस्तेमाल करके एक दिन में 10 से 12 साड़ियाँ तैयार करते हैं, उसी को बनारसी साड़ी के तौर पर सबको 3 गुना 4 गुना दाम में सेल करके सबको चीट करते हैं। यहाँ पे आप बनते हुए देख सकते हो, यहाँ कोई जीएसटी टैक्स नहीं होता है। तो जाएंगे पहले। तर म्यानमार गव्हर्नमेंटने मित्रांनो हे जे मंदिर आहे त्याचं बांधकाम केलं होतं. आपण ते मंदिर बघूया. हा एक घंटा आहे बघा, विशाल असा. हा पण म्यानमार गव्हर्नमेंटने दिलेला आहे बरं का. बघा त्याच्यावरती लँग्वेज आहे. थांबा 1 मिनिट थांबा, 1 मिनिट थांबा. चल या. खालची रिंग फिरवायची स्टीलची. तर याच्यावर मित्रांनो अनेक जे श्लोक म्हणतो आपण ते लिहिलेले आहे खरं तर, आणि त्याच्यासाठी हे फिरवायचं असतं. आणि म्यानमारच्या भाषेमध्ये इथे अनेक गोष्टी लिहिलेल्या आहेत, काय आपल्याला वाचता येणार नाही. वेट, आय विल क्लिक ए पिक्चर. वेट, स्टॉप हियर. धम्मचक्र प्रवर्तन सुता. तर मित्रांनो खरं तर हे काय, तर हे जे 5 डिसायपल आहे बुद्धांचे, 5 पहिले शिष्य बुद्धांचे, त्यांची प्रतिकृती इथे आहे. आणि त्यांची मला वाटतं ते नावं पण लिहिलेले आहेत. धम्मचक्र सुत्ता आणि आपण काहीतरी 2 नावं लिहिलेली आहेत. त्यांचे 5 शिष्य आहे. तर त्यांची ही प्रतिकृती. हे अशा प्रकारचे सफेद कपडे इथं बांधलेले आहेत. हे मल्टी कलर फ्लॅग्स आहे ना, इतके सुंदर दिसतात. पंचशील फ्लैग, टिबेटियन फ्लैग 5 कलर से बनता है और 5 कलर जो हमारे 5 एलिमेंट्स को इंडिकेट करते हैं। बोलते हैं ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन सबसे बना शरीर। ये यूनिवर्स और ये पूरा हमारा शरीर सब 5 एलिमेंट से बना है, तो उसी को इंडिकेट करते हुए 5 कलर से पंचशील फ्लैग बनता है। ये टिबेटियन फ्लैग लेह लद्दाख में आपको काफी ज्यादा राइट. सामने स्ट्रक्चर देखेंगे सर, ये बौद्ध स्तूपा, इसको धम्मे के स्तूप के नाम से जाना जाता है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये ट्रिपल जैम्स है जिसमें बुद्धिज्म टिका हुआ है। तो धम्म से इसका नाम डिराइव्ड हुआ है एज अ धमेक।
It is 2300 year old. It has been built by King Ashoka after Kalinga war on the same place where Lord Buddha has given first sermon to his 5 followers. ये वो उसी स्थान पे बनाया गया जहाँ बुद्धा ने अपना फर्स्ट प्रीचिंग अपने 5 डिसाइपल्स के यहाँ पे दिया था। उस घटना के 200 साल बाद अभी हमने देखी हाँ वो मॉडल था, यहाँ पे आप ये ओरिजिनल प्लेस है। उस घटना के 200 इयर्स बाद जब अशोक का काल आता है, उन्होंने उसी स्थान पर एक स्तूपा का निर्माण कर दिया इस प्लेस को मेमोराइज करने के लिए। ये एक शिवलिंग नुमा आकार का एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। देयर इज नो वे टू गो इनसाइड, नो विंडो नो डोर, कोई ना तो इसमें खिड़की है ना कोई दरवाजा है। इवन आप यूट्यूब पे तो कहा जाता है बाहर से खिड़की नहीं दिखती मगर अंदर से है, ऐसा नहीं ऐसा कुछ नहीं। इवन आप इसके कैंपस में भी जाते हो तो आप इसको टच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेलिंग से सराउंडेड है पूरा, और एक परिक्रमा का एक माध्यम है। चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, म्यांमार, कम्बोडिया, हर बुद्धिस्ट कंट्री से यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क लोग आते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं, तिब्बती मंत्र का जाप करते हैं, ओम मानी पद्मे हूम, ओम मानी पद्मे हूम, ओम मानी पद्मे हूम, और कैंडल ऑफर करते हैं। और एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है जिसको खाता बोला जाता है, जिसपे तिब्बती मंत्र, तिब्बती सिंबल्स होते हैं, रॉ सिल्क से बुनकर लोग बनाते हैं, वो उनको ऑफर करते हैं। तो ये एक आर्कोलॉजिकल साइट है सर। इसके ये पुराना रास्ता था जहाँ से लोग इसके कैंपस में जाया करते थे उसको देखने के लिए, आज से 20-25 साल पहले। उस समय कोई टिकट नहीं लगता था, अभी क्या ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो गई। उन्होंने इसकी एंट्री अपोजिट साइड में कर दी, जहाँ पे जाने के लिए आपको 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता है। ऑनलाइन टिकट बुकिंग होती है तो लोग इसके कैंपस में जाते हैं इसको देखने के लिए सर। लेकिन इसका कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। तो 500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में आपको विजिट करना है तब आप यहाँ पे पहुँचते हैं। यहाँ पे जो लोग मेन टेम्पल के दर्शन करने आते हैं वो लोग वो गेट के पास से इसका दीदार करते हैं, फोटो लेते हैं और एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। तो कितना टिकट है उसका? 25 रुपीज सर। क्योंकि तक भारत एक अखंड भारत हुआ करता था और पूरे अखंड भारत में मौर्य साम्राज्य का छत्र अधिपत्य था। अखंड भारत से मतलब है और उस पर छत्र राज्य मौर्य लोगों का था। लेकिन सिर्फ कलिंग एक ऐसा राज्य था जिसको वो लोग जीत नहीं पाए थे, जो कि उड़ीसा का एक समुद्र तटीय क्षेत्र था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। उस जमाने में वहाँ से मसालों का, कपड़ों का और हाथी दांत के व्यापार अन्य देशों से हुआ करते थे, तो बहुत ही प्रॉस्पेरस सिटी थी। तो कलिंग को जीतने के लिए सबसे पहले अशोक के ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस पर आक्रमण किया, फिर उसके पिता बिंदुसार ने आक्रमण किया, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ रहे। बाद में अशोक ने अपने कार्यकाल में 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर पूरी प्लानिंग और पूरी ताकत के साथ हमला करता है, जिसमें लाखों लोगों की जान जाती है और कई लाख लोग घायल होते हैं। इतना रक्तपात होता है कि उस रक्तपात को देख करके अशोक का हृदय पिघल जाता है। वो सोचता है कि आखिर इस विजय से मुझे क्या प्राप्त हुआ, जिसको पाने के लिए मुझे लाखों लोगों की बलि देनी पड़ी। और अंत में पश्चातापवश वो निर्णय लेता है कि मैं भविष्य में अब कभी युद्ध नहीं करूंगा, और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए उसने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। बौद्ध धर्म धारण करने के बाद उसने अपने बेटे और बेटी महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो उसी समय बोधि वृक्ष की एक शाखा बोध गया से श्रीलंका में एक ब्रांच उनके द्वारा प्लांट किया गया, और अशोक ने इस तरीके के 84,000 स्तूपों का निर्माण पूरे अखंड भारत में करवाया था, जिनमें से एक है जो अब कुछ ही बचे हुए हैं। उसके द्वारा बनाए गए कुछ स्तूपे ईरान में पाए गया, अफगानिस्तान में, इंडोनेशिया में, पाकिस्तान में, इंडिया में, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे सब नष्ट होते चले गए। आज की डेट में इंडिया में बनाए गए अशोक द्वारा 4 स्तूपे अभी भी मौजूद है। पहला है उड़ीसा में धवलगिरी नाम की जगह है, जहाँ पे उसने शांति स्तूपा बनाया। दूसरा सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल में, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तीसरा राजगीर बिहार के अंदर एक स्तूपा है, हाइट पे रोपवे जाया जाता है उसको देखने के लिए। चौथा ये धमेक स्तूपा जो सभी स्तूपों में सबसे बड़ा है। इसकी हाइट 110 फीट, डायमीटर 93 फीट। ये अंदर से होलो है या फिर सॉलिड, इसका पता करने के लिए 1904 में अलेक्जेंडर कनिंगम नाम के आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसके टॉप पॉइंट से लेकर बेसमेंट तक इसकी ड्रिलिंग स्टार्ट करवाई थी। ये पता चला कि जितना ये ऊपर है उसका आधा ये नीचे है, और ये सिर्फ कंक्रीट और ईंट पत्थर के चूरे बाहर निकल के आए, तो उन्होंने सर्टिफाइड किया कि एक सॉलिड स्ट्रक्चर है। और ये पता चला कि इस स्तूपा के अंदर भी एक और स्तूपा है, जो ओरिजिनल स्तूपा अशोका द्वारा बनाया गया था। हाँ, ये तो बाद में 6वीं-7वीं शताब्दी में कुषाण वंश के राजाओं ने इसके ऊपर ईंटों का एक और लेयर चढ़वाया उसको सेफ रखने के लिए। ये पत्थर पहले से लगे हुए थे, लेकिन इसमें जो कार्विंग्स आप देख रहे हैं डिजाइन, ये गुप्ता पीरियड के समय के हैं, 5वीं शताब्दी की, जो कि बनारस की वस्त्रकला का अद्भुत है। यहाँ के हैंड वीवर्स लोग, बुनकर लोग ग्राफ पेपर पे इन्हीं डिजाइन को बना करके पंच का लेके जाते हैं, और पंच कार्ड पे होल के माध्यम से इन्हीं डिजाइनों को उससे उतारा जाता है। बाद में उसको जकार्ड मशीन पे चढ़ा के उसकी बुनाई करते हैं। यही डिजाइन आपको यहाँ की साड़ियों में देखने को मिल सकती है। इसको बनाने के लिए पहले 20 तक पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। उस जमाने में लखौड़ी ईंटें हुआ करती थी जो शेपलेस होती थी, उनका कोई आकार नहीं होता था।
और इसको बनाने के लिए चूना, सुरखी, चावल का माड़, उड़द की दाल का पानी, गीला गुड़, इसे खंड बोला जाता है, बेल का रस, दूध, दही और कई सारे नेचुरल चीजों का उपयोग किया गया। उस समय सीमेंट का आविष्कार नहीं था। उसके बावजूद आप देखिए 2300 ईयर ओल्ड ये स्ट्रक्चर आज भी यहाँ पे विद्यमान है। इस पे कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमला किया। उन्होंने सोचा इसके अंदर खजाना होगा, जिसको लूटने के पर्पज से काफी तोड़ा गया था। जैसे हमारे मंदिरों को तोड़ करके खजाने चुरा लिया करते थे। आप देखेंगे जो डिजाइन वाले पोर्शन आप दिखाई दे रहे हैं ना मैम, ये सब पुराने पोर्शन है। और इधर लेफ्ट साइड में प्लेन पत्थर की शीट दिख रही होगी हाँ, पूरी। हाँ। ये डैमेज एरिया था, जिसको भारतीय पुरातत्व विभाग ने नए पत्थर लगा के इसके शेप को बनाए रखा है। इसमें जितने भी विंडोज आप देख रहे हैं, टोटल 8 विंडोज है सराउंडिंग में। इसमें बुद्ध की, और ये जो 8 विंडोज है बुद्ध के अष्टांगिक मार्गों को प्रदर्शित करता है। 8 नोबेल पाथ उन्होंने बताए थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक व्यवहार, सम्यक दृष्टि, सम्यक जीवन, ऐसे करके 8 पाथ उन्होंने डिस्कवर किए थे। और साथ में ही 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण। हाँ, दुख है तो दुख का कारण भी है, दुख का कारण है तो उसका निवारण भी है। और उसमें दुख 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 को दूर करने के लिए जो प्रयास करते हैं वो उस इन 4 आर्य सत्यों को और अष्टांगिक मार्गों पे चल करके कोई भी व्यक्ति बोधिसत्व को प्राप्त कर सकता है। ये एक रेलिक्स स्तूपा है सर। इसके बेसमेंट में उनके एशेस को समाहित किया गया था। बुद्ध जब एक्सपायर हुए थे तो उनको हिंदू रीति रिवाज के तहत उनका क्रिमेशन किया गया था, क्योंकि बेसिकली वो हिंदू ही थे। वो शाक्य वंश में क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, लेकिन बुद्ध के विचारों ने एक नया धर्म पैदा किया। उन्होंने एक वे ऑफ पाथ डिस्कवर किया जो बुद्धिज्म के नाम से फेमस हुआ। लोग धीरे धीरे उससे जुड़ते चले गए और आज ये रिलीजन का रूप हो रहा है। नहीं तो जैनिज्म, बुद्धिज्म ये सब कोई धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है जो हिंदुइज्म से बाहर निकला है। और दिगंबर होते हैं। ऐसे ही बुद्धिज्म में 2 सेक्ट हैं, हीनयाना और महायान। जो महायान से बिलोंग करते हैं वो बुद्ध को एक ईश्वर का रूप मानते हैं, उनकी पूजा करने मंदिरों में जाते हैं। जो हीनयान से बिलोंग करते हैं वो बुद्ध को एक महापुरुष, साधु, सन्यासी, संत मानते हैं और उनके उपदेशों का अनुसरण करते हैं। अशोका जो था वो हीनयान से बिलोंग करता था। बिलोंग क्या करता था मतलब वो पूरी तरीके से ऑर्थोडॉक्स नहीं था। मतलब कि वो पूरी तरीके एकदम सन्यासी ही बन गया, ऐसा कुछ नहीं था। वो प्रैक्टिकल आदमी था। उसको इतिहास में चंड अशोका के नाम से जाना जाता था। वो बहुत ही क्रूर राजा था। उसने अपने 99 भाइयों का कत्ल करके तब जाके वो सिंहासनारोहण हुआ था। तो उसने जहाँ जहाँ स्तूपों का निर्माण किया वहाँ के लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखवाए थे। उसके बुद्ध के उपदेश और अपने शासनादेश लिखवाए। तो इंडिया में जितने स्तूप पाए गए उसके द्वारा बनाए गए, उसमें उसने ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया है, जो राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। पाकिस्तान में जितने स्तूप पाए गए उसमें उसने खरोष्टी लिपि का उपयोग किया। अफगानिस्तान में उसने आरामाइक लिपि का उपयोग किया और ग्रीस में उसने ग्रीक लैंग्वेज का उपयोग किया। तो लोकल लोग उसको पढ़ते थे, आपस में डिस्कस करते थे, उसको फॉलो किया करते थे। इस तरीके से कलिंगा युद्ध के बाद उसने अपने इतने बड़े साम्राज्य को इन 84,000 स्तूपों के माध्यम से संगठित और संचालित करने का काम किया। दूसरा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। So this is the real place where Lord Buddha has given first sermon to his 5 followers after getting the enlightenment from Bodh Gaya. हेच गोष्ट बघायला आम्ही चाललो होतो. खूप विशाल आहे आणि खूप क्रिएटिव्ह आहे. आणि म्हणजे काय आहे हा? फोटो लेना आप लोग को? जी फोटो तो ले. ये चेरी ब्लॉसम है सर। ये गैप में फ्लावर्स होते हैं। जापान में बहुत सारे वैरायटी होती है उसकी, अलग अलग कलर के होते हैं। कारण आके ये पर्पल कलर का है। ये इस सीजन में 2-3 महीने के लिए होता है। इसमें पत्ते कम होते हैं, काफी एक्टिव होती है, काफी खूबसूरत। जपानमध्ये दे हॅव दिस पार्क जिथे चेरी ब्लॉसम आहे आणि ते खाली बसून डिनर आणि पिकनिक डेट होय ना, ते झाडा बघ ना खाली. पानापास नाही बघा ते झाडाला हा. आपण काय घेऊ गं? दुसरीकडे बघूया. अरे थैली नाही नाहीच आहे. जबरदस्त. हा चलो ते कितीच आहे का?
भेळ घेता ये भेळ. बोलते हैं। हाँ, चाइना, जापान, कोरिया, थाईलैंड, हर जगह पे इसी टाइप के घर और टेम्पल आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण मुद्रा में लेटी हुई प्योर सैंडलवुड चंदन की लकड़ी का स्टैचू है। इसमें जितने भी फर्नीचर हैं, मूर्तियां हैं, झूमर है जिसपे गोल्ड पॉलिश लगाई गई है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ सैंडलवुड। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल। आएंगे वहाँ शूज स्लीपर्स उतार देंगे, अंदर चलेंगे। ये बुद्ध का महापरिनिर्वाण मुद्रा है। ऐसी अवस्था में कुशीनगर में उनको उनकी मृत्यु हुई थी और ऐसी अवस्था में बीमार हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना देह त्याग दिया था। उस घटना को बुद्धिज्म में उनका महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसके साथ ही इसके बैक साइड में जितने भी आपको फर्नीचर दिखाई दे रहे हैं, पीछे 5 स्टैचूज है, बीच में बुद्ध, अगल बगल उनके फॉलोवर्स है, ऊपर झूमर है जिसपे गोल्ड पॉलिश लगाई गई है। ये सब चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। आजू बाजू 2 ड्रम है, जापानीज ड्रम। मॉर्निंग को 5 o'clock बजता है, इवनिंग को 5 o'clock जब ये टेम्पल खुलता है और बंद होता है। और यहाँ पे जापानीज बुद्धिस्ट लोग बैठ करके उस बाउल को रिंग करते हुए दोनों ड्रम साथ में बजाते हैं और साथ में इस मंत्र का जाप करते हैं। सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है नामो म्योहो रंगे क्यों। आई थिंक इसका मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तिब्बती मंत्र का जापानीज ट्रांसलेशन। आजू बाजू खड़े होकर के एक फोटो ले सकते हैं आप लोग। लंबी थी और इनके हाथ घुटनों तक पहुंचते थे। एक महात्मा गांधी और श्री रामचंद्र जी को माना जाता है कि उनके हाथ घुटनों तक पहुंचते थे। ये एक महापुरुष थे जो सदियों में कोई एक व्यक्ति पैदा होता है। इनको बुद्ध विष्णु का 10वां अवतार भी माना जाता है। और ये जो कर्ली हेयर आप देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये कर्ली हेयर नहीं है, ये स्नैल्स हैं। शिप होते हैं ना, घोंगा होता है, ऐसे ऐसे चलता है करके ऊपर से। हाँ, स्नैल। जब ये तपस्या कर रहे थे लुम्बिनी वन में, सॉरी बोध गया में, तो सर्दी, गर्मी, बरसात सब इनको फेस कर रहे थे। तो बरसातों में ये स्नैल्स जो थे इनके शरीर से, बॉडी से पूरा चढ़ते 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 आके इनके बालों पे चिपक गया। हाँ, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आप कभी ना समझें कि ये इनके कर्ली हेयर है, ये स्नैल्स है। जापानी लेडीज है, ओल्ड लेडी है और वो उसके हेयर नहीं है, वो मॉन्क है। वो ना हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है, कुछ नहीं आता, वो जापानीज बोलती है। यहाँ पे जापानीज बुद्धिस्ट लोग हमेशा आते रहते हैं, इधर ही रहती है। ये विश्व शांति स्तूपा, इसका निर्माण जापानीज बुद्धिस्ट सोसाइटी और इंडियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से हुआ है। देखिए, अशोका ने जब कलिंगा युद्ध के बाद 84,000 स्तूपों का निर्माण किया तो उसका पहला स्तूपा उसने उड़ीसा के धवलगिरी में बनाया था। ये उसी की 2 कॉपी यहाँ बनाई गई है प्योर व्हाइट मार्बल से। और इसकी हाइट तकरीबन 50 फीट है और इसके चारों तरफ बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं की मूर्तियां स्थापित है। सामने धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, जिस मुद्रा में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उसके बाद योग मुद्रा, मानव मुद्रा, महापरिनिर्वाण मुद्रा। अपोजिट साइड में अशोका पिलर, अशोक चक्र है जो हमारे इंडिया का नेशनल एम्ब्लम है, हमारे करेंसी पे ही छपा होता है। हाँ, 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान द्वारा राष्ट्र चिन्ह के तौर पर इसको सारनाथ से अडॉप्ट किया गया। और वो सांची गेट, सांची स्तूपा का तोरण द्वार का 2 कॉपी बनाया गया। 200 के नोट पे आपको यही का फोटो आपको दिखाई देता है। पहले ये जमीन भी पहले बुनकर लोगों का था। यहाँ पे उनके घर थे और गांव थे, उनको रिहेबिटेट किया गया, तब जाके ये प्रोजेक्ट पास हुआ था। और इसके पीछे अभी भी पूरा मैडम पूरा गांव एरिया है बुनकरों का, जिनको गवर्नमेंट द्वारा, मोदी जी द्वारा 9,500 हैंडलूम दिया है। इससे वो लोग अपने हाथ से बुनाई करते हुए साड़ियाँ और
और वो लोग बना करके यहाँ जमा करते हैं, सेलिंग भी हो जाता है और कोई जीएसटी टैक्स नहीं होता है। मार्केट से 35% चीप पड़ेगा। जाएंगे, एक राउंड मारेंगे, फोटोग्राफी लीजिए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे बुनाई होती है। वॉशरूम अंदर है ना? अंदर से हाँ, वो ऐसे हमने बता रहे तो मैं चलो मतलब यहाँ से देख करके कब चलते हैं। बच्चे को करना है, बच्चे को हाँ, तो जूता पहना के मेरी साइड में मार ना। उस साइड में हाँ, बच्चा है तो कोई बात नहीं। नसले बुद्ध पीपल आर इट्स नॉट अबाउट फेक. त्यांना हां, एक्स्ट्रीमिझम जे आहे प्रत्येक धर्मामधलं ते खरं दुश्मन आहे ह्या सगळ्या गोष्टींचं. सगळ्याच धर्मामधलं एक्स्ट्रीमिझम. नाहीतर सगळ्या देवांनी आपल्याला एकच आणि प्युअर मेसेज दिलेला आहे एनलाइटमेंटचा. म्हणजे शांती मिळवा. तर शांती कशी मिळवा की म्हणजे एखाद्या शांत प्लेसवर जाऊन बसा, त्याचा अर्थ हा नाही आहे. शांती म्हणजे काय की जे जे तुम्हाला स्वार्थी भावनेतून नाही का, हे हवं ते हवं, असं पाहिजे तसं पाहिजे, जे हे नाटकं आहे ना आपले, तर त्याच्यापासून दूर जा. म्हणजे काय, मला स्पेसिफिक शब्द नाही येते कारण आपण काही दीक्षित काका नाही. त्याचा अर्थ की बा जी भूक आहे ना आपली, भस्मायचं झालेलं आहे ना आपल्याला, भस्म्या, त्या भस्म्यापासून दूर जा, हा अर्थ आहे. जे पण अवेलेबल आहे ना, जसं पण आहे त्याच्यात सुखी समाधानी राहा. मित्रांनो, पिंपळाचं झाड आणि तिथं खाली बुद्ध बसले बघा. इतकं सुंदर दिसतंय ना हे, क्या बात. डोनेट किया है ना, वो ऊपर देखेंगे ना, धम्म चक्र बुद्धा फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत ये सारा काम होता है। ये कैसे काम करता है? झालं, आम्ही लट. वही साड़ी का डिजाइन होता है ओके. और हर साड़ी का देखेंगे अलग अलग डिजाइन के फर्श काटने बनाए जाते हैं, उसके कारीगर अलग होते हैं। इसको ताना बोलते हैं। इसमें 1,20,000 धागे होते हैं, 1,20,000 थ्रेड। और वो होता है बाना, वो ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, उसमें बॉबिंग लगती है। ऐसे ही एक रोल करके जरी को उसमें बॉबिंग में लगाते हैं, उसके बाद फिर वो उसको बैठते हैं, देखते हुए इसको पुश करते हैं। तो हर बार बॉबिन फेंकनी पड़ती है. हर बार खेती करते हैं। एक एक धागे को पिरो करके एक साड़ी के निर्माण में 5 से 7 दिन का समय लगता है, मतलब 15 दिन, 25 दिन, 1 महीना। ये डिपेंड करता है फर्स्ट का तो साड़ी का डिजाइन कितना बड़ा होता है। इधर आए इधर यहाँ पे डिजाइन देखिए, ये सब हाथ की कारीगरी है। डिजाइन आपने देखा, वही डिजाइन आपको यहाँ पे देखेगा, ठीक है। मार्केट में जाएंगे 5.5 से 6 मीटर की साड़ी बोलती है, यहाँ पे सारी साड़ियाँ 6.5 मीटर की बनाई। लेबर का उसको सारा काम होता है। गाँव में बिल्कुल ये बना के यहाँ से जमा करते हैं, जहाँ से बिना अच्छा, ये उनके बुला अनिश के, प्रदीप का नंबर है, प्रदीप का फोन करा, तो फोन करके उनसे बात करा। सारनाथ, याच्यावर सारनाथ लिहिलेलं डिझाईन आहे बघा. स्तूप पण आहे. स्तूप पण आहे. सारनाथ हा स्तूपा हा मित्रांनो, हे जे मुलं दिसत आहे एकाच शाळेतले, पण वेगवेगळ्या कपड्यांमध्ये दिसत आहे तुम्हाला, बरोबर आहे. तर हा जो मॉन्क बनायच्या याच्यात आहे ना, तो बुद्धिस्ट शिक्षण घेतोय आणि तो अरुणाचल प्रदेशचा आहे. आणि इथं अनेक लेकरं एकाच शाळेत आहे, पण वेगवेगळे शिक्षण घेतं. इथं ती फार जुनी शाळा आहे, ती मी तुम्हाला दाखवेल. बच्चे बघा हे आपले. हॅलो बच्चो. तर आता हा तमाशा बघा, हे बघा, हा बघा, पाच जण चालले, 5 जण. हे 4 आहे. तर शाळा पुढे गेली. तुम्हाला जी शाळा दाखवायची आहे ती दाखवतो. इथं पाणीपुरीला काय म्हणतो बा? नहीं, गोलगप्पा नहीं, क्या बोलते हैं इसको भैया? बताशा. हाँ, बताशा बोला जाता है, बताशा. इसका कई नाम है.
मित्रांनो, इथं अतिशय विशाल एक बुद्ध आहे. मला वाटतं चांगला 100-150 फुटाचा बुद्ध आहे इथे. पण आम्ही आता चालून चालून प्रचंड थकलोय, त्यामुळे आम्ही काही आत जात नाहीये. इथूनच तुम्हाला दाखवतोय. आणि मेन जे आम्हाला जे स्तूप आहे, जो आपण मगाशी बघितलेला आहे, तो स्तूप बघायचा आहे. इथे एक मंदिर दिसतंय. हा ना मित्रांनो, हे खरं तर महत्वाचा पॉइंट आहे सारनाथचा. जे आता आम्ही आधी गेलो होतो ना, ते नाही इम्पॉर्टंट, हे इम्पॉर्टंट आहे. इथं खूप लोक तुम्हाला म्हणतील 100 रुपयात तुम्हाला आम्ही गाईड देतो, फिरवतो. ते 100 रुपये ऐकून आपल्याला वाटतं अरे काहीच नाही. पण मग नंतर त्याचा विषय असा असतो की ते आपल्याला एका साडीच्या दुकानात घेऊन जातात, बनारसी साडीच्या दुकानात. आणि त्या दुकानात मग आपल्याला ते हे बघा, हा पूर्ण सारनाथचा मॅप आहे बघा. हा कुठं कुठं काय काय हे 27-29. हा मग मी सांगतो जरा एक मिनिट. तर मित्रांनो, हा परिसर आहे सारनाथ. मेन जे टेम्पल आहे ना त्याचा, म्हणजे स्तूपाचा हा परिसर आहे. या इथून आपल्याला आधी तिकीट घ्यावं लागतं. त्याचं तिकीट मिळत आहे. हा कोणत्या पोरी? हा ह्या पोरी इथं ड्रॉइंग करताय ना स्तूपाचं. स्तूप तर इथून थोडी ना दिसते. हे बघ, हे मेन हे काय म्हणता, हा म्युझियम. हा म्युझियम आहे आणि तिकडं स्तूप आहे. तर आपण आधी हे करू. वनक्कम मोदी का बरं, वनक्कम भाऊ. मित्रांनो, आम्ही आता मेन जी साईट आहे तिथे आता घुसतोय. आणि इथं एंट्री तिकीट आपले बघितले जाते. हे जर का मित्रांनो, तर ही मुख्य साईट आहे. आणि इथं जे आर्किओलॉजिकल सर्वेचे गाईड येतात ना, ते लोक 800 रुपये चार्ज करतात. तेवढी काही आपली परिस्थिती नाही आहे, त्यामुळे आपण काही ते नाही देऊ शकत. पण हा परिसर असला जबरदस्त आहे. म्हणजे जे आधी तुम्हाला मी सारनाथचं दाखवलं, ते जसं आमचं खजुराहोला झालं होतं, खजुराहोला गेलो होतो एकदा. तर साईडचे टेम्पल बघूनच आम्हाला असं वाटलं लय भारी लय भारी. पण त्यानंतर लक्षात आलं ते साईडचे टेम्पल होते. ओरिजिनल खजुराहो फार जबरदस्त होतं. त्याच पद्धतीने हे आहे. तर मला वाटतं इथं एक पूर्ण सिटीच असेल, तर आपण तिथले बोर्ड वगैरे वाचू. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जे सारनाथसाठी मी आलो होतो ते ते हे आहे. हे बघायसाठी आपण इथं आलेलो. तर मी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करतो. हे इथलं मला वाटतं हा पण एक प्रयत्न होता त्यांचा स्तूपा बनवायचा, तसा स्तूपा. तो फेल झाला. हा 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 तर मित्रांनो, हा एक स्तूप आहे. आणि हे 1794 साली इथं एका लोकल माणसाने त्याला कन्स्ट्रक्शन करायचं होतं. तर त्यांनी इथं खंत खंत त्याला काही गोष्टी भेटल्या इथं. आणि त्याच्यानंतर मग हे झालं तेव्हा इथं उत्खनन झालं आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात या गोष्टी इथं सापडल्या. बघा ना काय जबरदस्त, काय जबरदस्त आहे ना. 1794 ला सापडलं काय. द monolithic railing made of chunar sandstone which wears the typical Mauryan 3rd century BC चं आहे बरं का मित्रांनो. हे एक्झिबिशन इथं जे लिहिलेले प्रत्येक स्क्वेअर रेलिंग ते कुठे आहे, हे जे स्क्वेअर रेलिंग आहे ना, या खाली सापडलेल्या होत्या बरं का. हे monolithic railing इथं काच लावलेली आहे, कोणी जाईल नाही पाहिजे म्हणून. बापरे, खूप मोठा एरिया आहे बरं का मित्रांनो, खूप मोठा एरिया आहे. बघा हे सगळं उत्खननातून सापडलेलं आहे. आणि आपल्याला ह्या इथे जायचं आहे. पण हे जे पण खाली आहे ना, हे पण एकदम जबरदस्त. खरं तर इथं खरंच गाईड घेऊनच यायला पाहिजे. पण आपली काही परिस्थिती नाही बाबा. हो अरे हो, हा हो हो हो. भगवान बुद्ध के ध्यान
एवं फार्म के अनुसार इसकी ऊंचाई लगभग 61 मीटर थी। इसकी मोटी दीवारों को लेकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज ही की जा सकती है। 18-29 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेशद्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापत्य अलंकृत स्तूप की सज्जा शैली के आधार पर योजित सजाल में तर हा, काय मस्त लिंबाचे झाड आहे बघा. हा, एकदम जबरदस्त एरिया मित्रांनो. हा, इथं आलं पाहिजे. हा ना, बघ ना. सारनाथला आलं पाहिजे बरं का मित्रांनो. सारनाथला 100% आलं पाहिजे. जे आर्किओलॉजिकल वाले लोक आहे ना, ज्यांना आवड आहे त्यांनी तर आलंच पाहिजे. हे बनतोजी बघा ना, कसले मस्त बसले ना, भारी वाटत. हा, पण ते फार कमी दाखवलं होतं अगं. हो, हेच बघायला चालू बरं. मित्रांनो, हम लोग महाराष्ट्र से भैया, नासिक महाराष्ट्र. अभी जहाँ पे कुंभ मेला होगा वहीं से हम लोग. ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स. महाराष्ट्र में बहुत सारे बुद्धिज्म के ये जो केव्स किए थे उन्होंने पहाड़ों पे. हाँ, बहुत सारे. आइए आइए जरूर, मगर कुंभ मेला में मत आइए. द वाटर इज वेरी डर्टी एंड अभी वो लोग 2000 पेड़ काट रहे नासिक में के, जिसका हम लोग विरोध कर रहे. नाही नाही, हम बिलकुल बिलकुल विरोध कर रहे एकदम. तर मित्रांनो, हे आपले भाऊ भेटले होते. हे बिहार मधून आहेत आणि त्यांनी आम्हाला काही फोटोज क्लिक करून दिले आणि आम्ही छान गप्पा पण मारल्या. हे बघा किती सुंदर सुंदर इथं मॉन्युमेंट्स आहेत सगळ्या. आणि स्तूपाकडे आपल्याला जायचं. बॅकलाईट आहे त्यामुळे सगळं काळं दिसत असेल तुम्हाला. हे बघा, हे बघा, आता मी थोडंसं टॉपला आलेलो आहे. मी तुम्हाला एक ओव्हरव्ह्यू देऊन टाकतो इथं काय काय येते. हे बघा, आता आपण जे आलो ते त्या बाजूने आलो. इतकं जबरदस्त आहे. आणि वरती पण गार्डन बिर्डन केलेले आहे. वरती मस्त लहान लेकरं, शाळाच्या ट्रीप वगैरे सगळे आलेले. अनेक लोक इथं परिक्रमा करताय स्तूपाची. त्या स्तूपाबद्दल जी माहिती होती ते तर आपण जे मगाशी त्या याचा व्हिडिओ पाहिला त्याने आपल्याला बरीचशी माहिती दिली, ती तुम्ही ऐकली. कदाचित हे शॉट मी त्याच्या त्या बॅकग्राऊंडला टाकून देईल. मित्रांनो, मगाशी ह्या गेट मधून आपण सगळे बघू विदेशी लोक आहेत. ते इथे येऊन प्रार्थना करताय. काळा नर पडत गेलं, तुटत गेलं, पडत गेलं. सायलेंट राहिलं पाहिजे. बुद्धाचं महत्व परदेशात कळालं. आपण कुठेतरी थांबलो. मित्रांनो, किती सुंदर फुलं तिथं अर्पण केलेले आहे आणि किती उंच आहे विचारल्यावरती सगळं ठिकाणी. मी हळूहळू बोलतोय कारण मला इतर लोकांना डिस्टर्ब नाही करायचं आहे. मित्रांनो, जे सूर्यनमस्कार म्हणतो आपण त्याच प्रकारचे हे नमस्कार करताय. केव्हाचे करताय? दोघींचं वय 70च्या आसपास असेल, 60 पासून. केव्हाचे उठताय, लेटताय, उठताय, लेटताय, उठताय, लेटताय. त्यांची प्रार्थना चालू आहे. परत आता परत करणार.
मित्रांनो, आपल्याबरोबर तिबेटियन सिक्कीमचे सर आहेत. त्यांचं नाव चुंडू सर आहेत. ते आपल्याला ह्या स्तूपाबद्दल थोडीशी माहिती देत आहेत. अच्छा, मैं आपको मोटे तौर पर शॉर्ट पे बताना चाहता हूँ कि बुद्धा भगवान जो है नेपाल की लिम्बू ने कपिल बस्ती में पैदा हुआ है। नेपाल के कपिल बस्ती लिम्बू ने उस इलाके में पैदा हुआ है। हाँ। उन्हें 25 साल होने के बाद उसका बीवी भी था, बच्चा भी था। हाँ। और उसने सोचा, मैं उसका बाप माप जो है राजा था। हाँ। तो उसने सोचा है कि मैं राजा के बेटा हो के बैठेगा तो मेरे को कुछ पता नहीं लगने वाला है। हाँ। इंसान क्या है पता नहीं लगने वाला, हाई लेवल पता बाकी नहीं। हाँ। वो सोच के उसने सारे बीवी माँ बाप को छोड़ दिया, परदेश लग गया। हाँ। वो भिक्षा मांगते 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 आके बुद्ध गया में आया। बिहार बुद्ध गया में आया। हाँ। बुद्ध गया में उन्होंने तप लिया है। हाँ। और तप लेने के बाद उन्होंने 6 साल 6 महीना 6 दिन तप बैठा है। 6 साल 6 महीना 6 दिन तब बैठा है। हाँ। एक अंडरग्राउंड में। समझा। हाँ। इसके बाद वो एक पेड़ के सामने फिर तब बैठा। उनको कहीं राक्षसों ने उसको तप को भंग करने के लिए ऐसा कोशिश भी बहुत किया, पर उसको डिग्री वहां से डिग्री होते 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 आया। तो वो तब होते होते वहाँ फिर बुद्ध गया का टेम्पल के सामने उसने तप लिया, यानी कि उसको डिग्री काफी पास हो गया उसको। और इसके बाद उसको 5 भिक्षु आया दूसरे देश का। तो उस 5 भिक्षु ने क्या बोला, मेरे को हम लोग को आपको बुद्धा धर्म का शिक्षा दे दो। समझा। हाँ। शिक्षा दे दो बोला। तो वो बुद्ध भगवान ने बोला, अभी आप लोग को शिक्षा देने को वक्त नहीं आया है। हाँ। मैं यहाँ पहला ध्यान करता हूँ, तब बैठता हूँ, बाद में जब वक्त आएगा तब मैं देगा। हाँ। तो वो लोग इंतजार करके बैठा, बुद्ध गया में भी बैठा। बुद्ध भगवान तब बैठते बैठते 6 साल 6 दिन ऐसा बीत गया। तो भी फिर भी शिक्षा नहीं दे रहा है, ज्ञान नहीं दे रहा है। समझा ना। तो इसके बाद वो लोग क्या बोलता है, मोरल डाउन होके हाँ। इस इलाके पे आया। हाँ। 5 भिक्षा, 5 डिसाइपल्स। हाँ, वो लोग यहाँ आया। हम्म। तो बुद्ध भगवान उधर बैठ के फिर बुद्ध भगवान ने उसको कर्म में और उनको भगवान ने और भी उसको दिखाया कि हम पूजा करने का जगह जो है दूसरी जगह है। तो उस सोच के फिर वो यहाँ आया यहाँ इस इलाके पे आया। इस इलाके पे आने के बाद फिर 5 भिक्षुओं ने अब आ गया, बहुत धन्य है, बहुत मेहरबानी है, अभी हम लोग को पूजा सिखाओ। हाँ। ज्ञान दे दो। हाँ। तो 5 आके यहाँ धर्म प्रचार, धर्म का डिग्री जो है गया में हो गया, बुद्ध गया में उसने पूरा डिग्री कर लिया। इसके बाद यहाँ आके 5 भिक्षुओं को फिर शिक्षा दिया, ज्ञान दिया। ओके। तो यहाँ फिर बुद्ध भगवान का भिक्षु हजारों आदमी आके यहाँ पूजा हो गया इस इलाके। तो ये सरनाथ जो है, ये टेम्पल जो है, उस भिक्षु 5 आदमी से और बुद्ध भगवान की पूजा करने का स्थान मनाया जाता है। पूजा स्टार्ट फर्स्ट एनलाइटमेंट, आफ्टर फर्स्ट एनलाइटमेंट, फर्स्ट डिसाइपल्स यहाँ हुआ। तो आपको यहाँ से उधर जाएगा। हाँ, मैं उधर जाके आया। अब मेरा बात कनेक्ट आ गया ना। आ गया। तो ऐसा 5 भिक्षु नीचे बैठा है, राइट। वो ज्ञान दे रहा था। राइट। हाँ। तो बुद्ध भगवान जो है, भगवान का परिचय जो है, बुद्धिस्ट का परिचय जो है यहाँ हुआ है। इसके बाद अमरवादी बोलता है साउथ में, वहाँ हुआ है। ऐसा करके लाखों करोड़ों आदमी को बुद्ध भगवान के धर्म करने का परिचय वहां से ऐसा शुरू हुआ। इसके बाद उधर भी गया है। इसके बाद फिर गया में दोबारा फिर परिचय हुआ भगवान का, बुद्ध भगवान का धर्म शुरू हुआ। इसके बाद वहाँ संस्कृत में नालंदा यूनिवर्सिटी में फिर बुद्धिस्ट का
धर्म जो है छापने लग गया, हम्म, प्रिंट होने लग गया। हम्म, तो वहाँ प्रिंट होने के बाद कितना करोड़ों करोड़ों किताब पर हम्म, हो गया, मतलब पुस्तक हो गया। हम्म। इसके बाद हर एक देशों ने वहाँ से ट्रांसलेट किया, हाँ 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 राइट। तो बुद्धिस्ट को धर्म चाइना में हुआ, मंगोलिया हो गया, बर्मा हो गया, कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका हो गया, इवन इन बर्मा अफगानिस्तान, बर्मा हो गया, और क्या पता, श्रीलंका। हाँ श्रीलंका, हर देश, हर बहुत देश में, तिब्बत में, चाइना में, कोरिया, थाईलैंड, मंगोलिया, बर्मा, और पता नहीं हिंद बुद्धिस्ट का धर्म परिचय से उस प्रकार से हुआ है, अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और संस्कृत को ट्रांसलेट किया, और अपने अपने देश से धर्म परिचय करने ज्ञानी लोग, महापुरुष, महाज्ञानी लोग आके गया में, बुद्ध गया में, नालंदा यूनिवर्सिटी में, दुनिया में सबसे कॉलेज फर्स्ट यूनिवर्सिटी नालंदा है। But in Maharashtra, we find many caves where these monks used to stay there, right? There are many caves. But what is the significance of this stupa? ये जो है, ये जो मेरे को इतना खास, इतना गहर में मेरे को मालूम नहीं है। तो भगवान धर्म परिचय होने के बाद क्या करना है, उसको मूर्ति बनाना है, क्या कौन से भगवान की मूर्ति बनाना है, पगोड़ा बनाना है, आपको पता है ना? Pagoda, yes. हाँ, मेरे को इंग्लिश नहीं आता ज्यादा। Pagoda हाँ, बोरोली में है, हाँ, मुंबई में। ये पगोड़ा है, पगोड़ा अच्छा, ये हिसाब है, pagoda है। पगोड़ा है। इसके अंदर अशुद्ध बहुत कुछ है, बहुत कुछ अशुद्ध है भगवानों को। हाँ? तो मेरा कहना ये है, मोटे तौर पर, ज्यादा मेरे को इतना लंबा चौड़ा पता नहीं है, जो मेरे को पता है वो मैं आपको बता दिया है। जी, जी। बुद्ध भगवान, जो भगवान ने मतलब धर्म प्रचार से किस प्रकार से हुआ, कहाँ से कहाँ हो गया, तो लास्ट यहाँ से वहाँ का अंतिम जो है कुशीनगर में कुशान हो गया, समझा? Right. बस इतना है मेरा है। Thank you, sir. अच्छा, Thank you, ओके। sir. Thank you. ओके ना मॅडम? तर मित्रांनो, यांनी आपल्याला खूप चांगलं म्हणजे ज्ञानच दिलं, उपदेशच दिले, किंवा आपल्याला माहिती दिली. आणि आपण इथून निघतोय. हे स्तूप आहे ना, ते तिकडे दिसलं होतं आपल्याला. हे पण एक स्तूप आहे, हे पण आहे बरं का इथं मित्रांनो, पण आम्हाला शक्य नाही आता जाणं. हे जेव्हा एक्सकॅव्हेशन झालं ना इथलं, अशी परिस्थिती होती, त्यानंतर हे सगळं सापडलेलं. हे पण बुद्धांच्या मूर्त्या पण सापडल्या. हे इथं हे पाहिलं मी, पण इथं आता आपल्याला जाणं शक्य नाही, जाम झालं आपण आहेत. आपण इम्पॉर्टंट दिसतंय अगं काहीतरी, पाहिजे पाहिजे आहे तिथं वर जायला. अच्छा, चलते हैं. किती उंच आहे बाय. हे बघा, हे जेव्हा इथलं खनन काम झालं तेव्हा हे असं होतं सगळं परिस्थिती इथे. अनेक शाळांच्या पिकनिक इथे येत असतात, तर ही शाळा पण इथे स्थानिक शाळाचे इथं आलेली आहे सारनाथचं बघण्यासाठी. तर मित्रांनो, मगाशी जे आपण इथं हा परिसर बघायला सुरुवात केली ते इथे गेलो होतो, बघू शकता तुम्ही. मित्रांनो, इथे अनेक वस्तू आहे बुद्ध धर्माशी रिलेटेड, विकल्या जात आहे. हिंदू धर्माच्या हे पण आहेत पैकी, नाही असं नाही. का मिळेल पिणे को? हो, जाऊन. मित्रांनो, इथं आपण आता म्युझियम मध्ये आलो आहोत. बघूया आता आपल्याला इथं काय काय बघायला मिळेल ते. त्याला पाणी प्यायचं. हा, तर मित्रांनो, हे आहेत पुरातत्व खात्याचं संग्रहालय. इथं नक्की भारी भारी जुन्या महत्व असलेल्या गोष्टी असतात.
मित्रांनो, संग्रहालयातून जाऊन आलो. अतिशय जबरदस्त आणि खूप जुना, अगदी 3rd सेंचुरी 6th सेंचुरीपासून तिथं काही गोष्टी होत्या. हिंदू धर्माच्या आणि बुद्ध धर्माच्या दोघांच्या होत्या. बराचसा अर्धा भाग अजून म्हणजे चालू नाही केलेला आहे लोकांसाठी. आणि दुसरी गोष्ट घाई पण होती, म्हणून छकुलीची तब्येत बरी नाही, त्यामुळे मी आता इथून निघतोय. आता भरपूर गर्दी झाली मित्रांनो. विदेशी लोक आहे, देशी लोक आहेत, भरपूर गर्दी इथं. फॉरेनर्स आहेत आणि नॉर्थ ईस्ट किंवा भूतान, नेपाळ, जपान, कोरिया इकडचे पण लोक भरपूर आहे. तेव्हा असे टूर गाईड झालेले. आता हे सगळे टूर विदेशी लोकांची. अरे बस पण आहे, इथून बसने जाऊ आपण. मित्रांनो, इथंच सारनाथजवळ एका हॉटेलवर ज्यावेळेला बसलेलं आहे आणि इथं डाळ तडक्यामध्ये चना डाळ मिळते बरं का. आणि समोसे तर काय आपल्या आवडतेचे, विषयच नाही. मित्रांनो, आत्ताच 13 तारखेला मोदीजींनी या ब्रिजचं उद्घाटन केलेलं आहे. तर मी ह्या भावाला म्हटलं की मग ब्रिज टिकेल ना, तो हसायला लागला. कारण त्याला म्हटलं की बरेच ब्रिज असे होते की जे तुटले पडले, त्या पार्श्वभूमीवर म्हटलं तो हसायला लागला. त्यांच्या हिशोबाने हा सगळ्यात उंच ब्रिज आहे असं त्याचं म्हणणं आहे. मित्रांनो, इथं पुन्हा मार्केटमध्ये आलो आहे आम्ही. मार्केट म्हणजे आम्ही मंदिराच्या आसपास मार्केटमध्ये आलो. इथं बघा कसं कोळशावर चहा बनवला जातो. तर आता चहा पिणार आम्ही इथं बसलेलो. मित्रांनो, ही प्रेत यात्रा तुम्हाला दिसत असेल. 15-20 लोकांची ही यात्रा आहे आणि गंगा किनारी हे लोक घेऊन जातात आणि त्याची दहन करतात इथं गंगा किनारी. मित्रांनो, हे गीता प्रेस बुक शॉप आहे बघा. हे जेवढे पण धार्मिक पुस्तकं येतात हे त्या गीता प्रेसकडनंच वितरित केले जातात. खूप प्रसिद्ध असं ते. मित्रांनो, इथं एका मिठाईच्या दुकानात आलेलो आहे आणि इथं हा आयटम मिळतो. काय आहे हे? खूप मलाई म्हणजे इट्स लेजिट मलाई. इट इज व्हेरी सॉफ्ट हां, अँड इट्स यमी. हिला दे ना, हिचा उपास आहे ना. फक्त सायपासून बनवलं आहे बरं का मित्रांनो. एकदम भारी असतं. ते पण कुल्हडमध्ये जातं. मी 3 रसगुल्ले घेतो आता. रसगुल्ले पण खाऊ आपण. घे. मित्रांनो, बनारसमध्ये आलो आणि पान नाही खाल्लं तर कसं चालणार आहे. तर इथं आम्ही पान पार्सल घेतलेले आहे आणि तुम्ही बघू शकता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहिले आपले राष्ट्रपती, इथं प्रसाद पान घेताना. आणि ते इंदिरा गांधींचा पण फोटो आहे. आणि हे काय हे पान आम्ही घेतलेले आता पाच. अच्छा, शेजारीच मशीद आहे मस्त. आणि या बनारसच्या कल्ल्या.